नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स में की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था श्रेणी क्रम संयोजन में न्यूमेरिकलों को। श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके थे, फिर हमने उनके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। उम्मीद करता हूं तुमने भी किए होंगे न्यूमेरिकल। तो जो भी डाउट हो वो पूछने हैं अभी भी। आज मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं वो है प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन, और वो संयोजन कौन सा है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, उसका डायग्राम श्रेणी क्रम संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसका गणितीय विश्लेषण और इसके न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की क्लासों के लिए भी और 10th क्लासों के लिए भी, क्योंकि इससे काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा संयोजन जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को मिश्रित करके बनाए जाते हैं, उसके काफ़ी न्यूमेरिकल हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये हेडिंग है, उतारो इस हेडिंग को, फिर हम करते हैं। देखो इसे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में, इस संयोजन में क्या होता है? मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में ये बताया था कि पहले प्रतिरोध का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरीके से जुड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ये देखना, इसमें होगा एक तो इसका ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, और ये है सेल। ये काम करते हैं ना, बड़ा बना लेते हैं। ये सेल है, ये कुंजी है, और ये जोड़ दिया, धारा बहेगी। लेकिन प्रतिरोध तो अभी हमने जोड़े नहीं है। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध होता है उनका एक सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इसकी अरेंजमेंट श्रेणी क्रम से अलग होती है, इसलिए इसका गणितीय विश्लेषण भी अलग होता है, इसलिए इसकी परिभाषा भी अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। देखो कैसे, इसमें एक प्रतिरोध तो ये रहा, ये तो ऐसे जुड़ गया। दूसरा जो प्रतिरोध है पहले प्रतिरोध से कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। तीसरा जो प्रतिरोध है वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मान के चलते हैं R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, ये कुंजी K है, ये वोल्टा V है, ये धारा बह रही है I। तो देखो, पहले वाले से अलग है कि नहीं है, श्रेणी क्रम संयोजन से अलग है कि नहीं है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो पहले वाले में क्या था, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ता था, ऐसा तो श्रेणी क्रम संयोजन था। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध होंगे, 100, 200, 400, 2, 4 जितने भी होंगे, उनका एक सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखो, इसकी परिभाषा अगर देखें तो पहली परिभाषा इसकी क्या है? जनरली परिभाषा, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें हमें किसी एक प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध का मान प्राप्त करना हो, तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अभी बाद में समझ में आएगी ये चीज। मैंने क्या बोला, एक इसकी परिभाषा है प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें हमें तुल्य प्रतिरोध, मतलब सारों का तुल्य प्रतिरोध, किसी एक प्रतिरोध जिसका मान सबसे कम है उससे भी कम प्राप्त किया जा सके, उसे कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। अगर हम दूसरी परिभाषा दें अकॉर्डिंग टू द फिगर, वो क्या होगी? प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें
सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो इस प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन मैंने बताया था ये जो परिभाषाएं हैं वो अकॉर्डिंग टू द फिगर हो सकती हैं, लेकिन हमें एक टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए, टेक्निकल परिभाषा चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, जो कि फिगर पर भी, गणितीय विश्लेषण पर भी अप्रोप्रिएट हो। ठीक है ना, तो ऐसी परिभाषा हम निकालेंगे अभी। तो ये तो इसका डायग्राम है, धारा इसमें बह रही है। तो समांतर क्रम संयोजन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अभी देखो हम देखते हैं, बाकी ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। तो देखो इसे परिभाषा बनाने के लिए ये धारा यहां पर आती है। अब श्रेणी क्रम में तो क्या था, एक ही रास्ता था, तो पहले वाले प्रतिरोध में भी उतनी धारा, दूसरे प्रतिरोध में भी उतनी धारा, तीसरे प्रतिरोध में भी उतनी धारा। लेकिन यहां पर धारा आई के साथ एक समस्या है कि वो कहां जाए, जाना तो यहां पर है और तीनों में से बहके ही जाना है। जैसे वो भी बहे थे, जितने प्रतिरोध उसमें से बहके गई थी धारा जो गई थी। तो इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या था, समान था। अब यहां पर क्या है, इसमें जो धारा है तीनों में बहके भी जाना है और यहां पर भी जाना है और आई आएगी यहां पर भी। तो कैसे जाए, तो धारा क्या कहती है, जैसी जैसी इनकी वैल्यू है, प्रतिरोधों की जैसी जैसी वैल्यू है, इनके घर में जितनी गुंजाइश है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, धारा अपने आप को विभाजित कर लेती है। ठीक है ना। अब देखो कैसे, यहां पर तो I1 चलेगी I1 के रूप में, यहां पर चली गई I2 के रूप में और यहां चली गई I3 के रूप में। और जब यहां पर भी I1, यहां पर भी I2 और यहां पर भी I3, और जैसी ये भी आई, ये भी आई, ये तीनों यहां पर मिल गई और यहां पर फाइनली क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ध्यान देना, इन प्रतिरोधों में जिस प्रतिरोध का मान कम होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। लेकिन जितनी धारा यहां होगी उतनी धारा यहां से बाहर निकलेगी, जितनी धारा एंटर्ड करती है उतनी धारा एग्जिट होगी। इस चीज का ध्यान रखना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। तो हमें एक चीज पता चली यहां से कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब रही वोल्टता की बात, अगर देखो ये वोल्टता है V, अगर मैं जितने भी प्रतिरोध हैं इस पर अगर वोल्टता का मान ज्ञात करूंगा तो मुझे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज पता है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में संयोजित होता है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित होता है। और अगर मैं ऐसा करूंगा, ये प्लस माइनस है क्योंकि ये भी प्लस माइनस है, तो जितना इन सभी की वोल्टता होगी वो वोल्टता इसी के बराबर होगी। तो यहां पर V का मान क्या होता है, समान होता है, और जो धारा का मान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसमें, प्रत्येक प्रतिरोध में। तो आ गई परिभाषा, और ये जो परिभाषा है जस्ट अपोजिट है श्रेणी क्रम संयोजन की। तो इसकी परिभाषा अब बनाते हैं। परिभाषा क्या होगी, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता का मान समान लेकिन धारा का मान अलग अलग हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान तथा वोल्टता का मान अलग अलग हो, तो ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये है परिभाषा। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन, परिभाषा लिखा देता हूं, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर
वोल्टता का मान समान, वोल्टता का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग हो, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। लिखो इसे, इसके गणितीय विश्लेषण की बात करेंगे। लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना है इसको। चलो, ये तो हो गई परिभाषा। पहले डायग्राम बनाया, फिर परिभाषा बनाई। ये परिभाषा लिखनी है, बाकी जो दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी वो केवल समझनी है। अब आता है इसका गणितीय विश्लेषण। थोड़ा सा उसको भी समझा दो गणितीय विश्लेषण को। गणितीय विश्लेषण में क्या होता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ओबे करती है। कैसे करती है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ओबे, वो बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे तुमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखा था, 9th क्लास में देखा होगा, और उसमें ये पढ़ा था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये पढ़ा था। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो ऊर्जा की बात थी। उसी तरीके से आवेश की बात है। तो आवेश कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में निहित रहता है, तो आवेश के साथ भी यही है, चार्ज, जिसे मैंने शुरू की वीडियोज में पढ़ाया था। आवेश में ये कहा जाता है, आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। उसी तरीके से जैसे ऊर्जा की बात की है, आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो बात आ रही है वो आवेशों से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, और वो है I बराबर में Q बटे में T। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। एकांक समय में किसी चालक में जो प्रवाहित आवेश है वो क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। धारा एक सिचुएशन है, मैंने बताया था। अब क्या है, यहां पर मतलब आवेश यहां पर बहते हैं। मैं ये मान के चलता हूं 100 आवेश हैं। अब कुछ आवेश यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, क्योंकि आवेशों का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। इसलिए कुछ आवेश यहां बहेंगे तो I1 धारा, कुछ यहां कुछ यहां, मतलब 100 थे, 30 यहां, 20 यहां और 50 यहां पर, हम ये मान के चलते हैं, टोटल 100 हो गए। अब ऐसा नहीं होगा कि ये आवेश जब आपस में मिलेंगे तो 100 की जगह 90 ही आए, ऐसा नहीं होगा। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो कि चार्ज इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर मटेरियल। अगर मटेरियल होता तो हम ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन लॉस नहीं होता कभी आवेशों का, जैसे ऊर्जा का लॉस नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ध्यान देना, अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी 100 ही आवेश होंगे, और जब वो किसी एकांक समय में बहेंगे तो धारा वही की वही रहेगी जो कि यहाँ धारा थी। समझ में आया ना? कंसेप्चुअल जो इसके बारे में अगर बताएं तो कुछ ऐसा होगा। केवल ये सिर्फ दिमाग में रखना है, ऐसा कुछ लिखना नहीं है हमें इसमें। तो देखो, अब इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो गणितीय विश्लेषण में हम लिखते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो है, ये ना, ठीक है ना। जितनी धारा पहले थी उतनी धारा बाद में रहेगी, जो कि इनके योग के बराबर में रहेगी। इन अलग अलग प्रतिरोध में बहने वाली धाराओं की बात करें। अब आ जाता है ओम के नियम से। इधर देखना, ओम का नियम क्या कहता था? ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर में I R, या I बराबर में V बटे में R, या R इक्वल्स टू V बटे में I।
तो I की अगर बात करें तो V बटे में R, या V बराबर में I R, या R बराबर में V बटे में I। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होगा, देखो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो I बराबर में तो V बटे में R, इसको तुल्य ले लेते हैं। I1 बराबर में क्या होगा, जब I बराबर में V बटे में R तुल्य है, मतलब I कुल धारा मतलब कुल वोल्टता अपोन में कुल प्रतिरोध। तो I1 क्या होगा, I1 बराबर सिर्फ इसमें वोल्टता अपोन में इसमें जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध तो पता है, वोल्टता होगी V1 अपोन में R1। ठीक है ना, V1 बटे में R1 प्लस V2 अपोन में R2 प्लस V2 अपोन में V3 अपोन में R3। चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तो कि V1 V2 V3 मतलब तीनों प्रतिरोधों में जो क्या है वोल्टता है वो तो समान है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, V R तुल्य V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपोन में R1 प्लस 1 अपोन में R2 प्लस 1 अपोन में R3, क्योंकि ये भी V है, ये भी V है, ये भी V, और कॉमन लेंगे तो 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2 प्लस 1 अपोन R3 हो जाएगा। V से V काट सकते हैं और जो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 1 बटे में R तुल्य बराबर 1 अपोन में R1 प्लस 1 अपोन में R2 प्लस 1 अपोन में R3। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आएगा जो कि फाइनली फॉर्मूला है। तो ये है गणितीय विश्लेषण। तो देखो इसकी परिभाषा भी तुम लास्ट में लिख सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R तुल्य, संयोजन में जुड़े हुए जैसे R1 R2 R3 के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, कि व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। किताबों में भी इस तरीके की परिभाषा दिख जाएगी तुम्हें। तो ये हमारे पास टॉपिक, उतारो पहले इसे। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या होगी, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है ना, जैसे 1 अपोन में R तुल्य, जिसे हम संयोजन में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग ये व्युत्क्रमों का योग हो गया के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे लिखो। लिख लिया होगा। चलो अब इधर की बात करते हैं। कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक होती हैं इसके न्यूमेरिकलों को सोल्व करने में। ठीक है, क्या है, यदि हमें केवल 2 प्रतिरोध दे रखे हों, 3 की जगह केवल 2 प्रतिरोध दे रखे और हमें तुल्य का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो, समांतर क्रम में
यदि हमें केवल 2 प्रतिरोध दे रखे हों और हमें केवल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो क्या होगा, प्रतिरोधों की गुना अपॉन में प्रतिरोधों का योग। एग्जाम्पल मान के चलते हैं हमारे पास ये केवल 2 प्रतिरोध हैं, ये 2 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, हम क्या करेंगे 1/R तुल्य बराबर में 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि पहले समांतर क्रम संयोजन था, ये 2 ओम था तो 1/2, ये 4 था तो 1/4, क्योंकि हमें तुल्य निकालना है जो कि मैंने परिभाषा में बताया था। तो कितना हो जाएगा, पहले तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आ गया इसका 4, ये 2 आ गया, ये प्लस 1 आ गया, तो बराबर में 3/4 आ गया, यही है ना 3/4। अब देखो इसे 3/4 आ गया, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं। इसके बाद 1/R तुल्य 3/4 है तो R तुल्य बटे में क्या होगा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 ओम, ठीक है। R तुल्य हो जाएगा 4/3 ओम, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालना चाहते, हम दूसरा मेथड का जो सेकंड मेथड है वो बहुत शॉर्ट होता है, तुम उस तरीके से करोगे। उसमें सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया था R तुल्य समांतर क्रम संयोजन हुआ जैसे ये है, और इसमें तुम्हें डायरेक्ट R तुल्य निकालना है, तो प्रतिरोधों की गुना 4 गुना में 2, पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध दोनों की गुना प्लस दोनों का योग, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/6, कितना हो गया, इसको 2 से भाग देते हैं तो 4/3 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये है, ये इसकी शॉर्टकट है, प्रतिरोधों का गुना प्रतिरोधों का योग 8/6 4/3 ओम आंसर आ गया, जो कि उसमें तुम्हें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल करने हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पे अपने बात करेंगे कल।